नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं और समझेंगे सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। देखिए, एज अ बैंक जो सेविंग अकाउंट में अनलिमिटेड डिपॉजिट की फैसिलिटीज देता है और बैंक को आपके जो बैंक डिपॉजिट में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली सेविंग के लिए ही है। तो जो भी आप सेविंग अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो सस्पिशियस होती हैं। जैसे यदि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें 20 से 25 हजार रुपए एवरेज बैलेंस रहता था और सडनली आपकी 3-4 एंट्रीज में वो बैलेंस 40 से 50 लाख हो गया। देखिए, उस केस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक उनका सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और यदि सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई हो जाता है तो बैंक को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बैंक को कोई प्रॉब्लम हो रही है सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई करने में, तो बैंक आपसे उसके डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है और जैसे ही बैंक के पास वो डॉक्यूमेंटेशन आते हैं और वो ट्रांजैक्शन से मैच खा रहे हैं तो बैंक को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके अकाउंट में 20 से 25 हजार रुपए रह रहा था और सडनली 2-3 ट्रांजेक्शन होती है और उसका जो बैलेंस है 40 से 50 लाख चला जाता है। अब बैंक जब उन ट्रांजेक्शन को देखता है तो वो पाता है कि इसके अकाउंट में जो ट्रेजरी के कुछ चेक क्रेडिट हुए हैं। अब बैंक उस पर्सन को अप्रोच करता है तो पता चलता है कि वो उसके रिटायरमेंट का पैसा है। तो देखिए, यहां सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई है क्योंकि गवर्नमेंट से ही पैसा आया है और पर्सन की जो आयु भी है तकरीबन 60 या 61 के बीच में है, तो बैंक आइडेंटिफाई कर सकता है कि सोर्स ऑफ फंड ओके है। तो इस ट्रांजेक्शन से बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। वही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक अकाउंट में 1 से 2 लाख रुपए पड़ा हुआ था और सडनली 1.5 करोड़ रुपए की एक आरटीजीएस आ जाती है थर्ड पार्टी से। अब बैंक उस पर्सन को अप्रोच करेगा। अब देखिए, यदि वो पर्सन, जिस पर्सन के अकाउंट में 1.5 सीआर पैसा आया है, यानी 1.5 करोड़ जो पैसा क्रेडिट हुआ है, वो कहता है कि ये मेरी कोई लैंड की डील है, तो बैंक उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगा। क्योंकि देखो, अगर कोई लैंड की डील हुई है तो कहीं ना कहीं जो सेल डीड हुई होगी, उसने वो चीज बेची होगी, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी जो है बैंक मांग सकता है और एक बार रजिस्ट्री की कॉपी उसके पास आ गई तो बैंक उस अमाउंट से जो बैंक में क्रेडिट हुआ है उसका मिलान कर सकता है। अगर ये दोनों मिल रही है तो ठीक है, वो ट्रांजेक्शन ओके है, तो आपको ट्रांजेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका ड्यू डिलिजेंस हुआ है, उसके अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। वो करोड़ों में भी हो सकती है, वो लाखों में भी हो सकती है, सब्जेक्ट कि उस ट्रांजेक्शन का ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। देखिए, अब आते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1962। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1962 में देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को क्लियरली गाइड किया है कुछ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है आपको हमें ईयरली बेसिस पे रिपोर्ट करनी है। अब वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है वो हम डिटेल में समझेंगे। इन्हीं ट्रांजैक्शंस का आपका बैंकिंग अकाउंट से लेना देना है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि इन ट्रांजैक्शन के ऊपर आप बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आप बैंक अकाउंट में कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उस पर कोई मनाही नहीं है, जब तक कि जैसा मैंने ऊपर बताया सोर्स ऑफ फंड, उसका जो आपका सोर्स ऑफ फंड है वो आइडेंटिफाइड है और बैंक की जो ड्यू डिलिजेंस है उस ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग वो ओके है। तो बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस को कोई मना नहीं करता क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो अनलिमिटेड डिपॉजिट के लिए बना हुआ है। तो आप जो भी आपकी सेविंग्स है वो उस बैंक अकाउंट में जमा करवाइए। लेकिन आपको सिर्फ इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना है कि यदि इस लिमिट के ऊपर ये ट्रांजैक्शंस जाती हैं तो ये जो ट्रांजैक्शंस है और जो मेरा अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होगा। तो उसके लिए जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो इन ट्रांजैक्शन के साथ मैच होनी चाहिए। तो जानते हैं ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती है। देखिए, पहली ट्रांजैक्शन है आपकी सेविंग अकाउंट में। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को क्लोज होता है, यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एग्रीगेट डिपॉजिट है, यानी आपने अप्रैल मंथ में डिपॉजिट किया या जून में किया, जुलाई में किया, ये जो एग्रीगेट कैश डिपॉजिट है, अगर ये 10 लाख के ऊपर चले जाता है पूरे साल में, तो वो जो ट्रांजेक्शन है, यानी वो सारी ट्रांजेक्शन या वो जो बैंक अकाउंट है, वो सारा का सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होता है। अब इसमें चाहे आपका एक अकाउंट है या 2 अकाउंट है, चाहे 3 अकाउंट है, क्योंकि जो फर्स्ट होल्डर है उसके पैन नंबर के अकॉर्डिंगली ये ट्रांजेक्शंस को मिलाया जाता है। तो यानी आपके एक अकाउंट, 2 अकाउंट या 3 अकाउंट में एग्रीगेट डिपॉजिट 10 लाख के ऊपर हुआ है तो ये सारी डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। अब वही करंट अकाउंट,
देखिए करंट अकाउंट में यदि आपका जो कैश डिपॉजिट है, एग्रीगेट कैश डिपॉजिट, वो 50 लाख तक या कैश विड्रॉल। अब जैसे जब हम बैंक में काम करते थे तो जो हमारे आड़तिया थे, आड़तिया क्या करते थे, वो बीरर चेक दे दिया करते थे, क्योंकि जब भी फसल की पेमेंट आती थी तो एक आड़तिया के अकाउंट में कम से कम 5 से 10 करोड़ की पेमेंट आती थी, और वो जो है बीरर चेक जो है वो फार्मर्स को दे दिया करते थे, और वो बीरर जो फार्मर्स है वो कैश विड्रॉल बैंक से डायरेक्टली कर लेते थे। देखिए उस केस में अगर कैश विड्रॉल 50 लाख के ऊपर भी जाती है तो भी जो आपका अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी जो है डिटेल भेजी जाती है। तो अब करंट अकाउंट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्रीगेट कैश विड्रॉल है, इन्हें आप किसी को भी कैश विड्रॉल ना करने दें। आप ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब अगर कैश विड्रॉल अगर आपका 50 लाख से ऊपर चले जाता है या आपके अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जो है कैश डिपॉजिट चले जाता है, जैसे आपका कोई करियाना स्टोर है तो आप मैक्सिमम अगर डिपॉजिट कैश में ले रहे हैं, तो उस केस में भी जो आपका अकाउंट है वो रिपोर्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब तीसरा आता है टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए अगर आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है और एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख के ऊपर का फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो वो फिक्स डिपॉजिट भी आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपका फिक्स डिपॉजिट रिन्यू हो रहा है, यानी आपका ऑलरेडी 8 लाख का फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास चल रहा था और वो इस साल रिन्यूअल होना है, तो वो 8 लाख का रिन्यूअल हो गया और उसके ऊपर आपने 4 लाख का और फिक्स डिपॉजिट करवाया। अब इसको आप ये मान के चलिए कि एग्रीगेट 12 लाख नहीं बनता, क्योंकि 8 लाख तो आपका रिन्यूअल का था। आपने जो नया डिपॉजिट किया, आपने नया डिपॉजिट सिर्फ 4 लाख का किया है, तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, ये जो आपका अकाउंट है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट नहीं होगा। हाँ, वहीं यदि आपके पास 2 लाख का डिपॉजिट चल रहा था और आपने 10 लाख का या 12 लाख का और डिपॉजिट उसी साल में नया किया है, तो फिर जो है आपका जो अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होगा। अब फोर्थ नंबर पे आता है क्रेडिट कार्ड। यदि आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में कर रहे हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो एग्रीगेट होके 1 लाख बन जाती है। यानी आपका जून का जो बिल आया वो 35,000 आया, वैसे अक्टूबर का बिल जो है आपने वो भी कैश में पे कर दिया, और ये टोटल कैश मिला के 1 लाख से ऊपर चले जाता है, तो भी जो आपकी डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है। वहीं यदि आपका एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और उन सबकी कंसोलिडेट पेमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर चली जाती है, तो भी जो बैंक है वो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। अब हम आते हैं कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग नोटबंदी, यानी नोटबंदी के समय में जो आपने कैश डिपॉजिट किया था। देखिए नोटबंदी का जो समय था 9 अप्रैल 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक। देखिए इस दौरान यदि आपने अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा जमा किया है या करंट अकाउंट में 12,50,000 से ज्यादा जमा किया है, तो भी जो आपकी डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंकों द्वारा शेयर की गई होगी। वहीं यदि जो अकाउंट इस ड्यूरेशन में आए हैं, यानी जिनकी डिटेल शेयर की होगी, तो उन्हीं की 1 अप्रैल से लेकर 8 नवंबर तक की डिटेल भी, जितना आपने कैश डिपॉजिट किया है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंकों द्वारा शेयर की गई होगी। यानी नोटबंदी में यदि आपने इस तरीके का कोई डिपॉजिट किया है, तो आपकी जो डिटेल है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो दोस्तों ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो लिमिट है या जो बैंक आपकी डिटेल शेयर कर रहा है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक डिटेल मांग रहा है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये आपकी डिटेल से मैच कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते और बैंकिंग में आपकी जो ये ट्रांजैक्शन लिमिट ब्रीच हो रही है, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है और आपको उस नोटिस का जवाब देना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।